प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी आज एक सूचना से जरूर अवगत हुए होंगे, जिनको राजस्थान लोअर जुडिशरी राजस्थान जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम हेतु 23 जून को परीक्षा देने 20 से 22 में प्रस्थान करना है। आउट ऑफ स्टेट राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं, जुडिशरी में जो 2% सिलेक्शन आउट ऑफ स्टेट का होता है, उसमें अपनी किस्मत आजमाने का एक खूबसूरत अतिशीघ्र मौका उपलब्ध है। हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई तमाम अधिवक्ता बहनें और बंधुओं ने अपनी टेस्ट सीरीज को रोककर मुख्य परीक्षा की, इस परीक्षा को देने की अपनी इच्छा दर्शाई और हमने उनको कहा कि आप ऐसा कर लीजिए। यूपी जुडिशरी के वैकेंसी के आने, उसकी संदिग्धताओं को छंटने, उसमें थोड़ा भी समय तो है। ये भी संभव है कि अगर अतिशीघ्र करवाने का हाई कोर्ट की कोई मंशा है, कमीशन का कोई अंतःकरण में विचार है या कोई प्लान है जो डिस्क्लोज नहीं है, तो वो 25 जून यानी जब आप राजस्थान देने जा रहे होंगे, उसके पहले ये सूचना मिल सकती है कि फॉर्म आया, डेट आई या नहीं। अगर आ जाती है तो ये मान के चलें कि अगस्त की जो डेट लगी है उसकी संभावना है, अन्यथा मेरे समझे तो वो 10 नवंबर का ही चक्कर दिखाई देता है, क्योंकि जिस हिसाब से घटनाक्रम घटा है, एक राजनीतिक ऊहापोह 48 घंटा ज़बरदस्त रही है। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं तख्ता पलट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए और सत्ता में अगर विपक्ष या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद पे विभूषित हों या उनसे जुड़ा उस वर्ग का कोई व्यक्ति विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री बने, तो उस स्थिति में क्या इस बात की संभावना है कि 1 जुलाई से जो 3 संहिताएं लागू होनी हैं उसको निलंबित कर दे या सस्पेंड कर दे या निरस्त ही कर दे, क्योंकि एक ऐसी अनिश्चय वाली स्थिति क्रिएट हो गई और अभी भी वो अनिश्चय बना हुआ है, लेकिन अनिश्चय के बादल छंटे हैं। खास करके जो निर्दल जीत के पहुँचे हैं लगभग 18 लोग, उन्होंने समीकरण विपक्ष का असल में बिगाड़ दिया है। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 व्यक्तियों को जो 12 और क्रमशः 18 जो कैंडिडेट जीत कर पहुँचे हैं, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे इलाके क्षेत्र से जुड़े हुए अधिवक्ता साथी या बहनें राजनीतिक दांवपेच या पार्टियों के नाम नहीं जानते, थोड़ा सा सक्रिय रहें। आपसे प्रीलिम्स में मुझे याद आता है यूपी एपीओ 2020 का जब प्रीलिम्स हुआ, 2 क्वेश्चन उन्होंने जीएस में ये पूछा कि किस पार्टी को कितने सीटें मिले थीं, जोड़े बनाइए, और उसमें जो नाम दिए, जैसे एक जो रामचल राजभर वाली पार्टी है सुभाषपा हैं, ऐसे वो नई पार्टियों के नाम हिंदी रूपांतर इंग्लिश में रखे जो बिल्कुल नई पार्टियां हैं। तो थोड़ा इसको ऐसे ना सुने कि ये क्या मतलब है, इसका क्या, हर जगह मतलब खोजने की आदत रहे। हम आपसे राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक इंटरेस्ट इसलिए नहीं बताते कि इस घटनाक्रम से इसका संबंध मात्र है, बल्कि वो जीके का और करंट का विषय है। वहाँ से भी प्रश्न बनाता है यूपी लोक सेवा आयोग। तो छोटी छोटी जो पार्टियाँ हर बार आती हैं, फ्रंट पे आती हैं, जैसे अचानक आपने देखा कि 2 पार्टियों के नाम कितने चर्चा में आ गए, एक जनता दल यूनाइटेड और एक तेलुगु देशम पार्टी जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं। इन दोनों पार्टियों के मत पाने के बावजूद भी 5 सीट की कमी रहती है, और वो 5 सीट की कमी बगैर निर्दल विधायकों के पास आने, या जैसे जो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी इसको गवर्न करते हैं, वो अगर साथ दे दें तो संभव है। यानी 3 लोग टूटें, चंद्रबाबू नायडू टूटें, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार टूटें और चिराग पासवान, तो जाके कहीं संभावना बनती है। तो ये पॉसिबिलिटी
सोचने को, कुचक्र करने को तो कुछ भी संभव है, किसी पर किसी का विश्वास न रहा। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह शायद 8 तारीख को निश्चित है। उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद सदन में चर्चा और उसके बाद विश्वास मत रखा जाएगा। उस विश्वास मत में अगर एनडीए का कोई भी, ये जो तीनों हम बताए, ये तीनों ना होकर कोई और लालच में पड़कर या किसी वादे में आकर अगर एनडीए को छोड़ देता है और इंडिया के गठबंधन को ज्वाइन करता है, तो ही स्थिति बनती है, जिसकी संभावना तर्कतः अभी वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल नगण्य है। क्योंकि ये तो पता है कि जो अवसर नीतीश कुमार जी को इस बार सदन में जाने के लिए अवसर के तौर पर या अपने पद को मांगने के लिए या सत्ता पर दबाव डालने के लिए हासिल हो सकता है, अगर ये 12 सदस्य लेकर ऐसा करते हैं, मूव कर जाते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, तो अभी भी आज के डेट में सत्ता पक्ष 240 सीट के साथ बीजेपी इतनी सशक्त जरूर है। अमित शाह का पूरा सीक्वेंस जो खुराफाती दिमाग है वह भी इतना सक्षम है कि जो निर्दल जीत के आए हैं उनमें से वो काफ़ी लोगों को अपने ओर, अपने साइड कर लेंगे। तो जो चीज़ें नीतीश कुमार को अभी मिल सकती हैं वो तब नहीं मिलेंगी जब निर्दल आ जाएगा। तो ये अवसर इतना मूर्ख नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने भाजपा पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने के लिए कि मैं जो कहूँ, मुझे जो पद चाहे, मेरे 12 लोगों में से जितने लोगों को मंत्री बनाना है, उसके लिए दबाव बनाने के लिए जानबूझकर फ्लाइट में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ 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 सफ़र किया। साथ साथ सफ़र करने का मतलब विपक्ष पर नहीं, या आप वो उसमें ये तर्क को बल देना नहीं था कि शायद नीतीश कुमार फिर एक बार पलटने वाले हैं। तमाम रील ये भी मीडिया पर तैर रही हैं कि एक बार और पलट जाए। उनके पलटने मात्र से कुछ नहीं होगा, दोनों पार्टियों के पलटने मात्र से कुछ नहीं होगा, और ये दोनों पार्टियां जानती हैं। ऐसे में बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। तो अभी वर्तमान में जो सरकार में अस्थिरता आ गई है, गठबंधन सरकार कुछ ये उस तरीके से हो गई है जैसे अल्पमत की सरकार नरसिम्हा राव ने चलाई थी। अल्पमत की सरकार नरसिम्हा राव ने चलाई थी, फिर अल्पमत की सरकार, गठबंधन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, 23 लोगों को मिलाकर। इत्तेफाक से अगर कहीं आने वाले दिनों में ऐसा अगर पॉसिबिलिटी कोई बनती है तो ठीक वही सिचुएशन विपक्ष के साथ होगा जैसे अटल बिहारी ने कई लोगों को मिलाकर के सरकार चलाई थी। कांग्रेस का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएं, या चंद्रबाबू नायडू ही प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, या कोई और बना दिया जाए, ये डजन मैटर। लेकिन उसके लिए वो जो सेहरा होगा वो कांटों भरा होगा। एक आदमी को तो राजी करना मुश्किल है। आपने देखा होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात तोड़ी गई, कर्नाटक में 2-2 बार तोड़ी गई, आपने देखा 2-2 बार महाराष्ट्र में तोड़ी गई। ये सब आपके आंखों के सामने हुआ है। आज किसी भी नेता पर आखिरी विश्वास नहीं कर सकते कि ये आपके साथ ही रहेगा। वो तो शुक्र मनाइए वो 91वें 92वें संविधान संशोधन का, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि अगर किसी पार्टी में से 1/3 सदस्य नहीं निकलते हैं तो उस पार्टी के सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अन्यथा अगर वो रूल नहीं होता तो आज के सिचुएशन में तमाम विधायकों को खरीद फरोख्त, मुंह मांगी रकम, मुंह मांगा पद देने की होड़ लग जाती। क्योंकि जो एन केन प्रकारेण सत्ता में पहुंच गया है वो यह भी चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री का स्वाद चख लूं। यही लालच नीतीश कुमार को दी जा रही है कि आप वहां जाएंगे तो बहुत बहुत करेगी बीजेपी, बहुत आप पर हो गया तो आपको अच्छा मंत्री का पद दे देगी। लेकिन एक आशंका मुझे है जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ ऑन मीडिया। हो सकता है ये मेरा ऑडियो मैसेज कोई दिग्गज नेता भी सुने या कोई ऐसा व्यक्ति सुने जो शेयर कर दे ऐसे लोगों के पास जो इस पॉलिटिकल व्यूह रचना के हीरो हैं। तो उसमें ये शर्त चंद्रबाबू नायडू और खास करके नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान भी, चिराग पासवान का जो क्लोज रिलेशन है, मोदी से बॉन्डिंग है, वो थोड़ा सा डिफर है। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले को भुनाना चाहेंगे
दोनों स्टेट, चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे स्पेशल राज्य देने का दर्जा मांग कर रहे हैं। और अगर दोनों ने इसी जिद पर अड़ गए, सुबह मीडिया में खबर आई कि लोकसभा के स्पीकर का पद, ये कोई बहुत बड़ा बाइंडिंग नहीं है। गंटिंग सिंह मोहन चंद्र बाला योगी, जीएमसी बाला योगी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसी साउथ इंडिया से ही लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, जो उसी पार्टी से थे। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में मेरे समझे अमित शाह के रहते लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी कीमत पर विपक्ष के हाथ में नहीं जाएगा, बीजेपी को कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक जगह मेरा दिमाग घूम रहा है जहां किसी ने ना तो मीडिया में चर्चा की है, ना तो किसी ने कल पूरे 24 घंटे में किसी ने कोई चर्चा की। मैं आपका ध्यान खींचूंगा होम मिनिस्ट्री के पद पर। उप प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री कौन बनना चाहेगा? क्या गृह मंत्री का पद जो अमित शाह के हाथ में इस समय है, उस पर भी बीजेपी समझौता करने के लिए विवश हो सकती है? इस सिचुएशन को विपक्ष धार देके दबवा सकता है, यह संभव है। क्योंकि जो नेता सबसे बात कर रहा है, तेजस्वी से बात कर रहा है, केंद्र सारे लोगों से बातचीत हो रही है एक दूसरे की, तो ये संभव है कि ऐसा शर्त लगाई जाए, ये तब शपथ ग्रहण के बाद। तो जो आप सीन देखेंगे, शपथ ग्रहण और मंत्री पद विभाजन और मत विभाजन, इन दोनों के बीच में एक रस्साकसी देखने को मिलेगी। और पहली बात, जो दिग्गज नेता भाजपा के कई दिग्गज नेता हार गए हैं, उनके जगह पर ये विपक्ष के नेताओं में से, जैसे गठबंधन के नेताओं में से चिराग पासवान की पार्टी से, जेडीयू की पार्टी से, तेलुगु देशम की पार्टी से, और शिवसेना की जो पार्टी जीत कर आई है, ये लोग में से मंत्री पद ज़्यादा पाएंगे। कैबिनेट मंत्री का पद, जिसमें बीजेपी की ज़्यादा दायरा हुआ करता था, बीजेपी का बोलबाला था, वो घट जाएगा। वो घटेगा नहीं तो सरकार गिर जाएगी, नाराज हो जाएंगे लोग। तो ये जो व्यूह रचना चल रही है, इसमें इस बात की संभावना मैं अभी फिलहाल समाप्त प्राय मानता हूँ। मतलब मुझे 1 जुलाई से जब ये तीनों संहिताएं लागू होनी है, तो ये ऐसा संदेश नहीं नज़र आता कि इतना बड़ा उठापटक हो जाएगा कि ये कानून लागू ना हो पाए। बहुत बड़ा निवेश एक प्रकार की केंद्र सरकार ने इस नए कानून को लागू करने के लिए किया है। अब एक मुद्दा और है जो हम आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। आपने पिछले चुनाव में देखा, चुनाव में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है इस बार कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, मतलब लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, सारे चुनाव एक साथ हों। अगर ऐसा कोई कानून बीजेपी लाकर अपने इन साथी दलों के सहमति से ये कानून साल भर में पास करा लेती है, तो आने वाले समय में क्या ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि जो 5 साल का समय है, जो 5 साल के लिए चुनकर गवर्नमेंट आई है 2029 तक, उसके पहले ये सिक्का आजमाया जा सकता है? मुझे इसमें भी संभावना नगण्य लगती है। जिन लोगों को एक बार सत्ता मिल गई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली, खास करके तब जब गठबंधन की सरकार हो, अल्पमत की सरकार हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका सपोर्ट भी होना चाहिए होगा। ये आसान नहीं है। तो ये दोनों परिकल्पनाएं कि तत्काल विपक्ष की सरकार बन रही और तत्काल इतना डिजास्टर कोई बीजेपी चेंज कर देगी, मुझे नहीं लगता। अब कुछ देर में बात करूंगा जो अस्तित्व ने किया है, जरा उधर भी देखिए। असल में बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने जो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की, श्रम किया, अपमान सहे, उसका भी इनाम परमात्मा ने दे दिया। 40 से वो 99 तक पहुंच गए। अखिलेश यादव लगातार 3 बार से बहुत परेशान चल रहे हैं। उन्होंने मायावती से अपमान झेला, उसका इनाम उनको दे दिया परमात्मा ने। और मोदी और अमित शाह में जो ईगो, अहंकार आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस, खास करके अमित शाह होम मिनिस्ट्री में रहते हुए जिस ढंग से उत्तर प्रदेश को इस बार डील किए हैं, हर किसी को खल गया है जो डिप्लोमेसी समझता है। टिकट आवंटन में ही नहीं, लेक्चर में वो चीज़ दिखा। विपक्ष के जो यूट्यूबिया चैनल हैं, उन्होंने रेगुलर चलाया कि योगी जी से अमित शाह जी का संबंध सही नहीं,
मोदी जी से अमित शाह जी का संबंध सही नहीं, इसको बिन बात के बल मिला और साथ ही इसको सत्य करने की कोशिश हुई। इसमें क्या हुआ, जब पहली बार 2014 और दोबारा 2019 में स्टेट का प्रभारी, चुनाव प्रभारी अमित शाह जी को बनाया गया था, उस कार्यशैली में और इस बार की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर था। टिकट आवंटन ही नहीं, आप ये ध्यान रखें, इस बात को मेजर अंडरलाइन करें, इस बार किसी को बुराई, किसी को गलत दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं, वोट वैसे ही पड़ा है। क्या हुआ, जो वोट कांग्रेस के एक साथ लड़ने के बावजूद भी नहीं मिला था, फिर से समझना, उस बार भी तो आखिर 2019 में दोनों साथ लड़े थे, दोनों अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों साथ दे, मायावती जी साथ लड़ी, तो उसमें कांग्रेस के साथ ना आने की वजह से जो कांग्रेस का पारंपरिक मुसलमान वोटर है वो वोट नहीं दिया, और उतनी कमी से जहां 5,000 से 10,000 से सपा हार गई, केवल 5 सीट पर सिमट गई, उससे वो समझ आई। और फिर इस बार के चुनाव में जब मायावती जी के समर्थन और वोट शेयरिंग के बाद कम से कम 1 सीट सब बसपा जीतने में तो सफल रही, लेकिन सपा की हालत बिल्कुल खस्ता हाल हो गई और उल्टे उसको उसी में गठबंधन भी टूट गया। तो वो जो अपमान झेलना पड़ा, एक प्रकार से जलालत, उसके बावजूद उस दोनों की कमी पर ये जो वोट मतदाता था, खास करके मायावती का मतदाता, वो डराया गया मनोवैज्ञानिकता के आधार पर। उसमें अल्पसंख्यक वर्ग उतना नहीं डरा, वो डरता ही नहीं, उतना समझता ही नहीं, जो वर्ग निचले स्तर का वोटर है। लेकिन आवश्यक रूप से बसपा का वोटर, लेडीज हो या जेंट्स, निचले तबके में ये कहकर डराया गया कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। इस चीज को नीचे तक पहुंचाने के लिए जो सक्रियता अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने इस बार निभाई, वो अमित शाह ने 2014 में अपने यूपी के उन कार्यकर्ताओं, अपरिचित कार्यकर्ताओं से करवाया था जो बिल्कुल परिचित नहीं थे। अमित शाह का नाम सुनते ही ये बीजेपी के कार्यकर्ता थर-थर कांपते थे कि मोदी जी ने किसी नए व्यक्ति को लगा दिया है, यूपी का प्रभारी बना दिया है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। अमित शाह जी को होम मिनिस्टर के हैसियत रहने के बावजूद खूब पट्टी पढ़ाई गई, और पढ़ाया कौन, जो झूठा विश्वास हासिल कर लिए थे अमित शाह जी का, उसमें कोढ़ में खाज का कारण ये भी हुआ। और उसमें लगे हाथ फायदा क्या हुआ, जब दलित वर्ग वोट को लगा कि मेरे बाबा का संविधान खतरे में है और मेरी नेता लड़ नहीं रही है, बिल्कुल लड़ नहीं रही है, ना कहीं प्रचार कर रही है, ना कोई बयान दे रही है, तो मरता क्या नहीं करता। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि 5 किलो राशन से नाराज हो गए, मंदिर मुद्दा बना था उसके विरोध में वोट पड़ा, नहीं, वोट जहां का तहां ही पड़ा। इसमें नहले पे दहला क्या हो गया, जो वोट कांग्रेस लेके अलग हो जाती थी उस जगह पे कांग्रेस का टोटल वोट भी सपा को मिला, बसपा का 2/3 वोट सपा को मिला। तो जब इतना मिलेगा तो 5,000 से 10,000 सपा का कैंडिडेट जब 2019 में हारा था, वही 1.5 लाख से जीता। अगर जीतता और इस बार भी 5 से 10,000 के अंतर से ही जीतता, तो ये मान लिया जाता कि सपा को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट मिले। नहीं, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट नहीं मिले, केवल थोक के भाव गठबंधन का। और सबसे मेन लीड रोल जो किसी ने अदा किया, तो इस बयान ने, इस नुस्खे ने काम किया कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी जी चिल्लाते रहे, असर नहीं पड़ा, और वो चीज सेट कर गई कहां, कांग्रेस और सपा के गठबंधन से। बची खुची खसर, रामपुर हो, कोई भी हो, सुल्तानपुर हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर प्रदेश, सारे जगह यही थी गड्ढा। इतना विश्लेषण कौन करता है। लल्लू सिंह भी जितना वोट पाए हैं वो बिल्कुल जीतने लायक पाए हैं, लेकिन यही वोट जो कांग्रेस को मिलता अगर अलग लड़ती, निकाल दीजिए, बड़े आराम से लल्लू सिंह जीत जाएंगे। और अब ये संयोग थोड़े आपसे बताया जा रहा है, मैं इतना चर्चा किया, अगर आप दिमाग लगा के समझना चाहेंगे तो चीज़ों को समझेंगे
इतनी बुद्धि क्षमता के साथ कौन मतदाता है? और वो दलित मतदाता तो बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल धक्का पेल है। भीड़ है बकरियों की, जिधर चाहे उधर लहे लहे कर दीजिए। वो मतदाता जो निरहुआ के चुनाव लड़ने पर और जीतने पर, मैंने आजमगढ़ में कई ऐसे वाकये देखे थे कि दलित मतदाता डायरेक्ट कहते थे कि यादव वर्ग हम लोगों को सटियाता नहीं। वो अब की बार कैसे खुश हो गया? वो ये सोचा कि सटियाए चाहे ना सटियाए, लेकिन हमारे बाबा साहब का अगर संविधान चला गया तब तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारी नेता वैसे भी नहीं सुन रही है। इस डर से ये छूरा दिखाकर सपा और कांग्रेस के लोगों ने दलितों का वोट छल से हासिल किया, और वो जो वोट पाकर वर्तमान में जितने सांसद गए हैं 42। ये ध्यान रखें, जिस सपने को आज बुन के आप 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव को, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने ये उनके सौभाग्य में हो, लेकिन यह दृढ़ सच्चाई जानिए कि जब आप बिसात खोल देते हैं, यानी चाल चल देते हैं, और बारी सामने वाले की हो जाती है, तब आपके सारे अवसर नहीं होते। अब अवसर उसके हैं जो सामने के, अर्थात जब इतना सब कुछ जाहिर हो चुका है तो डिप्लोमेसी जो सत्ता पक्ष की, यानी वर्तमान में जो पिछड़ गई बीजेपी, वो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? चना चबाएगी, मातम मनाएगी? इतने बुद्धि है या अपने गेट पे लिखवा देगी कि अयोध्या वाले हमारे दरवाजे पे ना आए? इतना मूड है? सोचिए, आप जरा सोचिए, फडणवीस को 2 बार मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की भाजपा ने, और लास्ट में बना कौन? बताने की जरूरत है। तो इसलिए समय के पहले उकताना नहीं है, ये न्याय हुआ है। मैं इतनी देर इन सब बातों को इसलिए किया जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि शनि भगवान ने कैसे सबके साथ न्याय किया है, हम लोगों के साथ भी न्याय किया है। कैसे? ये जो डिक्टेटरशिप चल रही थी, बगैर रोक टोक के कानून, हर चीज इतने गति से नहीं कर पाएगी बीजेपी। उसको हमेशा 2 लोग 3 लोग पकड़ के रोकेंगे, और नहीं मानेगी तो सत्ता से निकल जाने की धमकी देंगे। इस डर से मोदी अब की बार संतुलित प्रयास करेंगे, और खास करके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक 27 में होना है, 25 आने वाला है। ये 3 साल का समय अगर सरकार नहीं केंद्र की गिरती है, जिसकी संभावना 0.01% है, अगर आराम से चला ले गई 3 साल, तो इतना आसान नहीं होगा यूपी में विपक्ष को सत्ता पाना। और क्या समझते हैं, मायावती अपना सब कुछ फुड़वा के खत्म कर लेंगी? इससे उनका बयान आया है, गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को, मैंने ऐसा कभी इस तरीके का नेता कभी देखा नहीं। मैंने पहली बार देखा कि कोई हारा हुआ अध्यक्ष, पूरी उसको एक भी वोट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिली बसपा को, वो चीख पड़ी लगभग, और चिल्लाते हुए धमकाया किसको? वोटरों को। ये बहुत कम देखने में मिलता है। वोटरों को धमकाया कि अगली बार जब हम टिकट काटेंगे तो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। मतलब उनका गुस्सा कहाँ है कि मुसलमानों ने, जो हमारे वोटर थे, वो भी चले गए सपा की साइड। उन्होंने बड़े चालाकी से ये बात नहीं कही कि उनके जो गए हैं करीब 10 से 12-14% दलित के वोट भी तो गए, उसको उन्होंने नहीं कहा। धमकाया किसे? कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, विचार करेंगे। इसमें चाल क्या है? जो ठाकुर लाभी, जनिया लागी या सवर्ण क्लास या ओबीसी क्लास का वोटर सपा को वोट किया है, क्या वो बसपा को वोट नहीं कर सकता? इतना आसान नहीं है। तो आने वाले समय की बिसात कुछ और होगी, ये अभी से नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं और मोहम्मदन कम्युनिटी से हैं, गोरखपुर से, बहुत अच्छा कमेंट किया। सर मुझे तो हंसी आ रही कि आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया है कि 2027 में सीएम बनेंगे अखिलेश यादव। हमने उस बच्चे से कुछ कहा नहीं कि क्यों लगाया। स्टेटस लगाने का और कुछ शब्द लिखने का कुछ मतलब भी होता है। तो वो उन्होंने कहा प्री मेच्योर है, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे, प्री मेच्योर थे। ये हो सकता है कि अखिलेश यादव जी ही आ जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना आसानी से अब चीजें नहीं होंगी।
और आप क्या समझते हैं, योगी जी जैसा खूंखार आदमी जो चिल्लाया, जिसको विश्वास दिलाया गया कि 80 जीत रहे हैं, वो अपना बर्थडे आज पौधा गाड़ के मोदी जी, सारे विपक्षी नेता सत्ता पक्ष पौधा लगा रहे थे। मैंने कुछ अपने जज मित्रों को भी देखा, उन्होंने कहा ये पौधा लगा के जाएं, गर्मी लू ऐसा चली रहा है, आज भले फव्वारा दिखा रहे हैं पानी का, परसों से पानी नहीं मिलेगा उसे। तो यही हाल अगर दृढ़ इच्छा शक्ति बीजेपी ने दिखाई और इस तिकड़म को समझने के लिए कुछ भी किया, अगर पुराने जमाने में बसपा और बीजेपी साथ मिलकर लड़ सकते हैं, तो अब की बार के चुनाव में अगर ऐसे लड़ जाएं तो वैसे बदनाम है मायावती कि मायावती बिक गई है बीजेपी के हाथ, तो जब बिक गई है तो पूरा बिक जाए। तो ये सब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब ये चुनावी प्रपंच में हम इतना कहना चाह रहे हैं कि अनिश्चय में मत पड़ना। ये 20 मिनट लगे बोलने में, अनिश्चय में नहीं पड़ना है। बिल्कुल ये मान के चलें कि संहिताएं बदलेंगी, ये कानून कंटिन्यू होगा। हायर जुडिशरी का एग्जाम अगस्त के लास्ट में, मिड के बाद हो सकता है, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप 23 जून परमात्मा करे कि आपका यूपी जुडिशरी का कोई क्लियरेंस हो जाए। सरकार पर तो दबाव बनेगा, लेकिन अभी 2-4 दिन आपको इसलिए लगेगा, जब सरकार केंद्र की सुनिश्चित हो जाएगी तब योगी जी का गदा निश्चित भनभनाएगा, इसमें तनिक संदेह मुझे नहीं है। और कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसमें मैं अपने व्यक्तिगत, बगैर किसी सूत्रों के हवाले के खबर से कह रहा हूं, ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ये कम से कम 2 साल के लिए गवर्नमेंट रोक देगी। ये 5 किलो राशन जो मुफ्त का आप लोग ले रहे हैं, ये 100% कह रहा हूं 15 जून तक के निर्णय हो सकता है कि ये 5 किलो राशन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। ये होगा, और इस चीज को किस तरीके से कवर करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो वक्त बताएगा। इतना जरूर स्पष्ट है कि चुप नहीं बैठेगी, वो ये भी कमी पाटने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब की बार चुनाव मोदी जी का नहीं है, अब की बार चुनाव योगी जी के लिए 27 में होगा। अभी तो 24 चल रहा है, तो 3 साल का अगर समय नहीं होता, मान लीजिए 25 में ही संजोग से योगी जी का चुनाव होता, तब तो चीरे रकत नहीं था, ऐसे समझ जाइए। लेकिन ये जो समय है, अरे 5 महीना मिल जाए तो राजनीतिक तस्वीर पलट जाती है, 2 महीने में पलट जाती है, ये तो 3 साल है, लगभग 2.5 साल। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए इस बार की आने वाली जो कैलेंडर में डेट आ गई है वो, और आपके यूपीएचजीएस का प्री, मेरे सोचे मिड अगस्त या उसके बाद, लास्ट अगस्त में या सितंबर में भी जा सकता है, मैं भी क्लियर नहीं कह सकता। लेकिन नोटिस जो है एचजेएस एग्ज़ाम होने की जुलाई में ही आपको मिलनी चाहिए। जुलाई में कभी भी वो नोटिफाइड कर देगा और एक महीने बाद वो प्री ले लेगा। पढ़ते रहिए। हमारी टेस्ट सीरीज जो बिहार हायर जुडिशरी और यूपी के लिए चल रही है, बिहार में जो कुछ केस वगैरह हुए हैं उसके संबंध में एज रिलैक्सेशन के एक क्वेश्चन के लिए लेकर उसके बारे में क्या प्रगति हुई, उसके लिए कम से कम अभी आपको 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 20 दिन में ये चीज़ें साफ होंगी कि पटना हाई कोर्ट उस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करता है या बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये सब घटनाओं के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरा निजी मानना है, आज है 6 जून और आज से गुरु भगवान का उदय हो रहा है। यहाँ से लेकर और 25 जून तक 2 बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है, जिसमें एक जुडिशरी की वैकेंसी के आगमन की, और दूसरी यह भी कोई बड़े स्तर पर प्रशासनिक निर्णय भर्ती के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार से। ये 2 चीज़ें या 2 निर्णय और हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में, जो चौंका दें, जो बड़ा डिजास्टर चेंज लाएं। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि जब ये सब चीज़ घट रहा होगा आज से लेकर 20 दिन तक, यानी लगभग 23 जून तक, ध्यान रखिएगा 23 जून तक, तब तक विपक्ष सोचेगा नहीं, क्योंकि जो इतना तिकड़म लगा के जीत के आया है वो तो चाहेगा ही कि प्रधानमंत्री अपना बने, हम भी मंत्री बन जाएं। लेकिन इतना बड़ा पुण्य नहीं था, इतनी बड़ी मेहनत नहीं थी, इतना बड़ा कर्म नहीं था, इतना बड़ा दंड
जितना हिसाब से जिसको जितना मिलना चाहिए उसी अनुपात में परमात्मा ने सबको दिया है। मोदी जी को भी, योगी जी को भी, अखिलेश जी को भी, राहुल जी को भी, सारे लोगों को। ठीक है, तो आज की बात इस दृष्टि से समझते हुए अपनी तैयारी पे धार बनाए रखें। अगर राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान से लौट के आएँ और हमारी सीरीज जो जूनियर डिवीजन की आपने ज्वाइन कर रखी है बची हुई कंप्लीट करें। मैं आज भी 2 कापियाँ 3 4 कापियाँ हमने चेक करी आज, और 4 की चारों PCS जे यूपी जूनियर डिवीजन। आज कोई HJS की कापी नहीं थी। एक कापी एक बच्चे की है, मौर्य बिरादरी से हैं, गोरखपुर से, उनकी APO की कापी है, मैं नहीं चेक कर पाया। संडे तक या कल परसों में चेक हो जाएगी। तो आप इस सीरीज से जुड़कर अपने मेन से आंसर राइटिंग में अगर सुधार चाहते हैं, या जूनियर डिवीजन या HJS के सीरीज से जो ट्रेडिशनल पेपर रहे हैं, नए पेपर रहे हैं, जो मुझसे बन पड़ा है मैं वो उतना करने की कोशिश किया हूँ। आप उस सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारा आपसे कांटेक्ट होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है, क्योंकि सारे काम करते हुए, क्वेरी करते हुए, बच्चों की कापियाँ चेक करते हुए, क्लासेज लेते हुए, और ऊपर से जो प्रीलिम्स लेवल का पेपर है उसको हैंड रिटन में बनाना असंभव सा हो गया है। इसलिए जो नए एक्ट हैं उनके जो प्रिंटेड फॉर्म आपको ऑलरेडी अगर मिल रहे हैं तो उससे संतोष कर लें। अगर हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं और आपको वो चीज़, नए टेस्ट पेपर राजी नहीं होते, आपको समझ नहीं आ रहे या आपको कमज़ोर लगते हैं, तो आप उसके जगह पे मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि उसको बहुत विस्तार देके उस पर काम कर पाऊँ, खास करके तब जब आप जानते हैं कि हमारा भी खुद एग्जाम है। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से भी कहूँगा, किसी भी स्तर पर कोई भी कमी, असहजपना या बेतुकापन आपको लगे, बेखटक हमसे कह दीजिए। अगर हमारे पास उसका कोई उपचार नहीं होगा तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी शर्तों के अनुरूप आपके पैसे भी रिफंड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने कैरियर के साथ कितने समझौते करूं ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें आपको सुविधाजनक स्थिति से मिल रही हैं उसके दोनों औपचारिकताओं को समझें। जैसे जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो, इनको ये मालूम होना चाहिए कि आपसे हमने बात करी है प्रीलिम्स लेवल के क्लासेस की, लेकिन हम एक भी क्लास प्रीलिम्स लेवल की नहीं दे रहे, वो प्री और मेंस दोनों लेवल के हैं। इस चीज़ को समझें, उसके प्राइस को भी समझें। बात हो गई ठीक है, लेकिन उस चीज़ को समझें, एक मानवीयता का प्रयोग करें, जोर जबरदस्ती का नहीं। नुकसान आपका है, हमें क्या, हम तो, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जो चीज़ क्वालिटी कहते नहीं कहीं से मिले तो उसको प्राप्त करने का मंतव्य होना चाहिए और उसी अनुरूप अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी लोक सेवा आयोग तेज़ी से काम करने के लिए परिवर्तित होगा। कम से कम आज 6 तारीख है, सरकार 8 तारीख को शपथ लेने जा रही है और ये 15 जून से निश्चित तो सक्रियता दिखाई पड़ने लगेगी। हम लोगों को तो एक उम्मीद ये भी थी कि 15 जून तक हो सकता है कैलेंडर आए, तो कैलेंडर आने का लफड़ा खत्म है। अब केवल कार्यवाही देखने की मंशा है। कमीशन क्या निर्णय लेने जा रहा है, कैसी स्थिति है, वो सब दिखेगा और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप भी दिखेगा। ये बाल बांका नहीं होगा, आप बहुत जल्दी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेते ही तेजी से कार्यवाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लोग हमारा वीडियो अति गंभीरता के साथ, लंबी होने के बावजूद, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर अपनी बात 10 मिनट में निपटाएं। अगर बेटा आपको प्रॉब्लम है तो मत सुने, बहुत सारे लोग सुनते हैं, छोटे में बात खत्म नहीं होती। आपकी बात अगर ये ज़्यादा लोडेड लगती है मत सुना करें, जिनको अच्छी लगती है वो सुनते हैं। तो जो लोग सुनते हैं मैं उनका आभारी हूँ, और साथ ही यह भी कहने के लिए उत्प्रेरित हूँ कि अपने अमूल्य समय को इस बार पाए हुए अवसरों के लिए भुनाएं। बार बार ऐसे नहीं होता कि फरवरी मार्च में आप आर देने जा रहे थे और 22 दिसंबर को डेट लगी है। आप मई जून में जाकर मार्च अप्रैल में PCS देने जा रहे थे, आपको 27 अक्टूबर को मिल गई है डेट। ये अवसर बार बार नहीं आता। इसको अगर समय नष्ट नहीं करेंगे, आने वाली HJS, APO, J, RO, PCS, ये 5 परीक्षाओं, HJS मिला के 6 में अगर आपका भाग्य काम नहीं करता तो ये मान के चलना कि आपका इस समय भाग्य अगर नहीं काम करता है, इस सेशन में कहीं आपकी सर्विस नहीं लग पाती है, तो आप लंबे समय के लिए रखड़ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रखड़ाया है। 6 से कंपटीशन में होने के बाद ऐसे समझें 6, 10, 16, 9, 24, 19 साल का समय कम होता है।
किसी भी फील्ड में अगर 19 साल ईमानदारी से लगा दीजिए तो किला हो जाएगा महाराज। लेकिन आपके सामने बगैर किसी एम्प्लॉय के सिंपल एडवोकेट और आप लोगों को थोड़ा टीचिंग करने का मौका, बस इतना ही। इसको जब तक आप अपने एक गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आकर अपनी एक बंधी हुई सैलरी में अपने को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक आपके कैरियर का जो दाग है असफल होने का मिटेगा नहीं। मौका अच्छा है, भुनाइए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को अपनी बाड़ी पर विराम देते हुए कल मिलने के वादे के साथ चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।